हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसा रहा था मेरा बायोलॉजी बोर्ड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम और मेरी अप्रोच क्या थी और एग्ज़ाम डे का सिनेरियो क्या था। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे और परसों मेरे एक व्यूअर ने मेरे चैनल पे कमेंट किया कि आप प्लीज़ एक सेपरेट वीडियो बना के बता दीजिए कि आपके बायोलॉजी में आपको कौन से एक्सपेरिमेंट्स मिले थे, आपने कैसे लिखा था और क्या सिनेरियो था पूरे एग्ज़ाम का। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही देते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैंने एनालिटिक्स देखा तो उसमें 84% व्यूअर्स ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स है और वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग ही रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरी 12th की पढ़ाई मतलब हायर सेकेंडरी की पढ़ाई गुजरात बोर्ड से GSCB गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से कंप्लीट किया है और मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 31 मार्च 2021 को था। तो सुबह 7 बजे जल्दी रेडी होकर मैं स्कूल चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ स्पेसिमेंस देखने थे, स्लाइड एडजस्ट करना थोड़ा सीखना था और टीचर से थोड़ा डाउट क्लियर करना था, जैसे कि वाइवा में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पॉटिंग राउंड में क्या करना है और हमें कैसे लिखना है। तो हमारी टीचर ने कहा कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, इतना घबराओ मत और जो भी तुम्हें स्पॉटिंग राउंड में स्पेसिमेंस मिलेंगे वो बहुत ही ईजी होंगे जो तुमने देखे ही है। और उन्होंने कहा कि वाइवा में जो क्वेश्चंस आएंगे या तो वो तुम्हें जो प्रैक्टिकल मिला है उसके रिलेटेड पूछेंगे, जैसे कि अगर तुम्हें पॉलिनेशन का कोई प्रैक्टिकल मिला है तो वो तुम्हें पॉलिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो वो NCERT बुक से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तक साल भर तुमने जितनी भी पढ़ाई की है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा मुझे आइडिया आया और फिर उसके बाद भी मैं मतलब डर तो था ही, टेंशन तो हो ही रहा था कि कैसा होगा मेरा एग्ज़ाम, कैसा रहेगा, क्या होगा करके। फिर थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद 11 बजे मैं घर आई और लंच करके 12:45 को एग्ज़ाम के लिए निकल गई। उस दिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैं 1:45 को मेरे सेंटर पे पहुंची। सेंटर में पहुंचने के बाद सबसे पहले अटेंडेंस लिया गया नीचे, उन्होंने हॉल टिकट चेक किया और फिर हमारा टेम्परेचर चेक किया कि सब नॉर्मल है या नहीं, और फिर उसके बाद हमें अंदर जाने के लिए अलाउ किया और थोड़ी देर बाद हमें बायो लैब के सामने ले गया और वहाँ हमें रोल नंबर वाइज खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि सब लोग अपने बैग से लैब कोट निकाल रहे हैं और लैब कोट पहनने लग गए। ये देख के मुझे बहुत ही टेंशन हो गया क्योंकि मैं तो लैब कोट लेके नहीं गई थी और ना ही हमने स्कूल में कभी लैब कोट पहन के बायोलॉजी का प्रैक्टिकल किया था। हम सिर्फ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ही लैब कोट यूज़ करते थे। तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था कि कहीं यहाँ बायो प्रैक्टिकल के लिए भी तो लैब कोट नहीं लाना था ना। थोड़ी देर बाद वो स्कूल की बायोलॉजी मैम आई और उन्होंने सबसे कहा कि लैब कोट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने भी लैब कोट पहना निकाल दो, वैसे भी अंदर बहुत गर्मी है और बायो प्रैक्टिकल है तो पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप आपके साथ अपना लैब कोट लेके जाए बैग में। क्या पता वहाँ जो जो जहाँ पे आपका सेंटर लगा हो वहाँ पे ऐसा ना हो और वो कहे कि नहीं आपको लैब कोट पहनना ही है, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में बायो प्रैक्टिकल के लिए भी लैब कोट्स अलाउड है। हमारे स्कूल में तो नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता था। तो आप आपके साथ लैब कोट लेके जाए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हमें रोल नंबर वाइज अंदर बुलाया गया और हमने हमारे टेबल, वहाँ पे एक टेबल रखा था, हमने वहाँ पे हमारे जर्नल सबमिट कर दिए थे। उसके बाद सबको रोल नंबर वाइज सीट मिल गई और थोड़ी देर बाद मैम आई और उन्होंने हमारे हॉल टिकट पे साइन किया और उसके बाद वो हमें इंस्ट्रक्शंस देने लग गई। उनका जो बायो लैब था वो बहुत ही सुंदर था, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ साइड में ना स्टेप्स बनाए हुए थे और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए थे, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स थे, कुछ क्लाइंबर्स थे, कुछ क्रीपर्स थे। और उसके अलावा जैसे हर बायो लैब में चार्ट्स होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, DNA मॉडल और बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वो सब तो थे ही। फिर हमें इंस्ट्रक्शंस मिले और हमें टोटल 4 प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था बायो में। 4th प्रैक्टिकल था स्पॉटिंग राउंड, जिसमें स्पेसिमेंस या स्लाइड्स दिए जाते हैं, हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बारे में लिखना होता है कि वो क्या है। उसके अलावा हमें 3 प्रैक्टिकल मिले थे, तो वो हमें आंसर शीट पे लिखना था और फिर परफॉर्म करना था और फिर वो पेपर मैम को सबमिट कर देना था। उसके लिए हमें 1 घंटा मिला था। तो जो हम वहाँ पे मैम थी उन्होंने हमें सिर्फ एम लिखवा दिया और उन्होंने कहा कि हमें एम लिखना है, अपैरेटस एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन,
कंक्लूजन और उसके बाद रिज़ल्ट। प्रोसीजर हमें नहीं लिखना था उस दिन भी। तो मेरा जो पहला प्रैक्टिकल था वो था प्रैक्टिकल नंबर 24 टू स्टडी प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। उसके बाद मुझे मिला था प्रैक्टिकल नंबर 12 टू परफॉर्म इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग फॉर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। और लास्ट मिला था टू स्टडी पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा। तो मैं इसमें बता दूं कि मुझे इसमें से सिर्फ जो पहला वाला मेरा प्रैक्टिकल था वही परफॉर्म करना था। बाकी इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग मुझे परफॉर्म करके नहीं दिखाना पड़ा और ना ही पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा परफॉर्म करना पड़ा था। मुझे वो दोनों सिर्फ लिखने पड़े थे। ठीक है, तो जो पहला प्रैक्टिकल था प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड, तो उसमें मैंने पहले प्रिंसिपल लिखा, जैसा कि हमारे जर्नल में हमने लिखा ही है। तो एम लिखने के बाद पहले उसमें प्रिंसिपल लिखा था और फिर प्रिंसिपल में कंप्लीट पूरा नहीं लिखा था, बस जो इम्पॉर्टेंट लाइंस है वो लिखे। फिर जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिखा, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया। ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किया वो भी मैंने लिखा था खुद से और थोड़ा सा कंक्लूजन दिया। तो जब मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल का इतना लिख के हो गया तब मैंने टीचर को इन्फॉर्म किया कि मैम मैंने मेरा इतना कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे आगे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे एक कहा कि वो टेबल पे जाओ, वहाँ पे चार्ट लिखा है और उसे देख के परफॉर्म करो। तो जो ये प्रैक्टिकल है प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है क्वाड्रेट मेथड से, उसमें हमें एक चार्ट दे दिया जाता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ के मतलब टेबल बना देंगे, ABC स्पीशीज़ होगा और बहुत सारे अलग अलग एरिया दिया हुआ होगा, जैसे एरिया नंबर 1, 2, 3 ऐसे मेरे में टोटल 6 एरियाज़ थे और ऐसे मुझे शायद से 4 स्पीशीज़ मिले थे, ABCD 4 स्पीशीज़ मिले थे। तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारा जो फर्स्ट एरिया है एरिया नंबर 1, उसमें जो हमारा स्पीशीज़ ए है क्या वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें हमें टिक करना है। फिर हमें चेक करना है कि सेकंड नंबर जो हमारा है क्या उसमें स्पीशीज़ ए है। अगर है तो टिक करना है, अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद हमें थर्ड जो मिला है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके देखना है कि वो एरिया में स्पीशीज़ ए है या नहीं है। अगर है तो टिक करना है, अगर फोर्थ में है तो टिक करना है। मतलब जो भी नंबर एरिया दिया है उस एरिया में वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ ए है तो ए के सामने आपको टिक करना है। जैसे कि हाँ, फर्स्ट एरिया में ए स्पीशीज़ है तो मैंने ए के सामने टिक कर दिया। सेकंड में नहीं है तो मैंने उसमें टिक नहीं किया। थर्ड एरिया में स्पीशीज़ ए है तो मैंने टिक कर दिया। उसके बाद मैंने बी को भी उस हिसाब से कैलकुलेट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में है या नहीं है। फिर उसके बाद सी स्पीशीज़ को और फिर डी स्पीशीज़ को। उसके बाद इतना टिक कर लेने के बाद हमें लिखना है कि कितने कितने एरिया में वो स्पीशीज़ प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4 जो हमने नंबर लिया था उन एरियाज़ में, मतलब टोटल कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। जैसा कि हमारे जर्नल में दिया हुआ है, इसमें 3 स्पीशीज़ दिए हुए हैं, ABC, और टोटल 1 से लेके 10th एरिया तक दिया हुआ है। तो जैसे हम फर्स्ट वाला अगर हम नोटिस करें तो जो ए स्पीशीज़ है वो फर्स्ट में प्रेजेंट है, थर्ड में प्रेजेंट है, फोर्थ में, सेवन्थ में और 10 नंबर एरिया जो है उसमें प्रेजेंट है। तो हमें इसमें टोटल स्पीशीज़ कितने हैं वो काउंट नहीं करना। जैसे ए में 5 स्पीशीज़ है तो 5 नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि है या नहीं है। अगर है तो टिक करना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। वो नंबर काउंट करने वाला जो है वो इसके पहले वाला प्रैक्टिकल है, जो कि प्रैक्टिकल नंबर 23 है, जिसमें प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। उसमें हमें काउंट करना होता है कि इसमें वो स्पीशीज़ है तो कितने नंबर में है वो स्पीशीज़। ठीक है, तो इसमें प्लांट फ्रीक्वेंसी जो है उसमें से नहीं करना। इसमें अगर कोई स्पीशीज़ है वो पर्टिकुलर एरिया में, वो पर्टिकुलर स्पीशीज़, तो आपको सिर्फ टिक करना है, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक कर देना है। तो जर्नल में जैसा कि हम देख सकते हैं तो एक ए जो है वो 5 एरिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इन विच द स्पीशीज़ इज़ प्रेजेंट, तो 5 नंबर में प्रेजेंट है। और हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने एरिया दिए हुए हैं, 10 एरिया दिया हुआ है और वो 10 में से सिर्फ 5 में प्रेजेंट है ना, तो 5 डिवाइड बाई 10 और परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50%, यानी कि 50% ए स्पीसीज़ है, उसके बाद 10% बी स्पीशीज़ है। तो बस ये प्रैक्टिकल में इतना ही करना था, हमें सिर्फ देखना था कि वो एरिया के हिसाब से वो स्पीशीज़ है या नहीं है और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर देना है कि हाँ
ये जो स्पीसीज़ ए है वो इतने परसेंट में है, बी इतने में है और सी इतने में है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ में ए स्पीशीज़ है और लोएस्ट नंबर में सी स्पीशीज़ बी स्पीशीज़ है। ठीक है, जैसा कि हमारे जर्नल में दिया हुआ है। अब आप देख लेना कि आपको अगर ये मिल रहा है तो आपको हाईएस्ट कौन सा मिल रहा है और लोएस्ट कौन सा। तो ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का होता है। उसके बाद मुझे जो मिला था पॉलिनेशन के रिलेटेड, एमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। तो उसमें मुझे कुछ भी करना नहीं था, मतलब परफॉर्म करके नहीं दिखाना था। उसमें हमें सिर्फ एम लिखा, प्रिंसिपल लिखा, उसके बाद क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो लिखा। और उसके बाद जैसा जर्नल में डायग्राम बनाया हुआ है ना 3, मैंने वो डायग्राम अच्छे से बनाए और उसके सामने जो लाइंस लिखे हुए थे, इम्पॉर्टेंट लाइंस, कि उसका प्रोसीजर क्या है। मैंने सोचा कि इस प्रैक्टिकल में प्रोसीजर तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सिंपल सिंपल लाइन में सिर्फ एक एक लाइन लिख दिया कि उसमें क्या करते हैं। जैसे इमैस्कुलेशन में हम पहले वो जो बर्ड है उसको, मतलब जो फ्लावर का बर्ड है उसको हम लोग पहले रिमूव, उसमें से हम स्टेमन्स को रिमूव कर देते हैं और उनको मार्क कर देते हैं अलग अलग कि फ़ीमेल कौन सा है और मेल कौन सा है। उसके बाद हम बैगिंग में क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं ना, जो हमने स्टेमन्स रिमूव कर दिए हैं। तो मैंने लिख दिया कि बैगिंग प्रोसेस में हम उसको बैग कर देते हैं। किससे बैग करते हैं वो भी मैंने लिख दिया था। और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते हैं, तो हम दूसरे एक डिज़ायर्ड फ्लावर को ले आते हैं और उसके स्टेमन के साथ इसको मतलब हम मिक्स कर देते हैं। तो फिर बस मैंने ये सिंपल सिंपल लाइंस ही लिख दिए थे और उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिख दिया था कि हैंस हम इस तरह से कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कर सकते हैं। हमें जो भी मतलब हम सेल्फ पॉलिनेशन को इस तरह से रोक सकते हैं। बस इतना लिखा था और बहुत अच्छे से डायग्राम्स बनाए थे। उसके बाद जो मुझे प्रैक्टिकल मिला था, स्टडी ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा, वो भी मुझे मैम ने मना किया परफॉर्म करके दिखाने के लिए। उन्होंने उसमें कहा कि आपको सिर्फ प्रिंसिपल और जो डायग्राम वगैरह है वही लिखना है। तो मैंने एम लिखा। उसके बाद प्रिंसिपल में जो इम्पॉर्टेंट लाइंस थे, जैसे कि मैंने लिख दिया कि पोलन जर्मिनेट कैसे होता है पोलन ट्यूब से। उसके बाद पॉलिनेशन के बाद ही होता है और कंपैटिबल स्टिग्मा से ही होता है। ऐसे कोई भी पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं हो सकता, जो डिज़ायर्ड है वही होगा। और पोलन ट्यूब किससे बना हुआ होता है, उसके अंदर क्या रहता है, इंटाइन, एक्साइन, उसके बारे में लिखा। फिर उसके अंदर जर्म पोर होता है जिसके थ्रू वो जाता है फीमेल पार्ट में। तो हमने ये सभी देखा, ये सब मैंने लिखा था। और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है प्रैक्टिकल अगर हम परफॉर्म करेंगे वो लिखा, और जो डायग्राम हमारे जर्नल में दिया है वो लिख दिया। और ऑब्जर्वेशन लिख दिया कि अगर हम इस तरह से इसको स्टेन करके ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें लॉन्ग थ्रेड्स थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगेंगे और हम इससे बता सकते हैं कि हाँ पोलन ग्रोथ हो रहा है। तो बस मुझे इतना ही करना था और मुझे ये 3 प्रैक्टिकल्स मिले थे। उसके बाद स्पॉटिंग राउंड की बात करें तो स्पॉटिंग राउंड का तो मैंने वीडियो अपलोड किया ही था, बट फिर भी मैं वापस से बता देती हूँ। तो मुझे स्पॉटिंग राउंड में लोटस, कैमेलियन, ओवरी, 5 स्टेजेस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ब्लास्टोला स्टेज ऑफ मैमल और एस्कैरिस का फ़ोटो मिला था। हमें फ़ोटो दिया गया था, हमें कोई स्लाइड नहीं मिला था। हमें वहाँ पे फ़ोटो पेस्ट किए हुए थे। वो जो हमारे वो जो बायोलैब था वहाँ पे स्टेप्स थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो वहाँ पे स्टेप्स में फ़ोटोज़ रखे हुए थे और टोटल 7 लोगों की जगह थी, जिसमें से 6 प्लेसेस पे फ़ोटोज़ रखे थे और एक डमी था, वो खाली प्लेस था। तो उसमें क्या हुआ कि रोल नंबर वाइज 7 जन को उसमें बैठा दिया गया। हर स्पेसिमेन के लिए हमें 4 मिनट मिल रहा था। 4 मिनट जैसे ही ख़त्म होता था वैसे ही वो मैम कहती थी नेक्स्ट। तो ऐसे नेक्स्ट होगा, जैसे ही वो नेक्स्ट कहेंगे तो जो फर्स्ट पे बैठा है वो सेकंड पे चला जाएगा, जो सेकंड पे बैठा है वो थर्ड पे, ऐसे करके करते आगे जाएगा। और एक पर्सन ऐसा होगा जो डमी पे आएगा। जो डमी पे आएगा वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा रहता है, वो खाली जगह रहती है। वो टाइम आपको मिलता है आपका जो बाकी है ना, जैसे आप लिख रहे थे, अब 4 मिनट में तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें पहले लिखना होता है कि ये कौन सा आइडेंटिफाई किया जो मैंने ये स्पेसिमेन किया है। उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है। अब जैसे लोटस है तो लोटस का डायग्राम बनाना है, फिर वो कैसी अडेप्टेशन में रहता है वो लिखना है। तो 4 मिनट में इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं होता ना। तो जो डमी पे आता है उसको टाइम मिलता है वो अपना जो बाकी रह गया है ना उसका वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि जैसे ही वो पूरा ख़त्म होगा ना वो पेपर ले लेंगे, आपको 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो जो पहले डमी में बैठता है, अगर वो अपने सामने वाले
जिसका देख पा रहा है ना स्पेसिमेन क्या है, तो वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपना टाइम बचा सकता है, क्योंकि वो पहले बैठा ना डमी पे, तो उसका तो मतलब थोड़ा रिस्क रहता ही है। लेकिन हाँ, जो लास्ट में डमी में आते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनका जो बाकी रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्पॉटिंग राउंड ऐसे ही होता है, एक साथ 6-7 लोगों को बैठा देते हैं, एक खाली डमी रहता है जो कि खाली होता है, बाकी सब ऐसे सर्कल घूमते रहते हैं। आपको 4 मिनट मिलेंगे, आपको 6 स्पेसिमेंस दिया जाएगा, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके वो क्या है वो लिखना है। अब जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी अगर मिल रहा है तो आपको लिखना है कि द स्पेसिमेन गिवन टू मी इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, फिर उसका डायग्राम बनाना है, फिर उसके बारे में उसके बारे में आपको लिखना है कि ओवरी क्या है, फिर उसके अंदर फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के बारे में लिखना है, प्राइमरी सेकेंडरी उस साइड के बारे में लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल अच्छा होगा। और मेरी कुछ खास अप्रोच नहीं थी, मुझे ना कुछ पता भी नहीं था कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके क्या करूँगी, कुछ भी प्लानिंग नहीं था। जैसे जैसे मैम ने इंस्ट्रक्शंस दी मैंने वैसा वैसा फॉलो किया। इसके बाद ये सब ख़त्म हो गया प्रैक्टिकल, फिर वाइवा का टाइम आया। वाइवा में उन्होंने एक साथ 2-3 बच्चों को साथ में बुला लिया, और उसके बाद हमसे ही उन्होंने पूछा कि तुम्हें मैं कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूं। तो मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे आप इकोलॉजी से मत पूछो, इकोलॉजी छोड़ के आपको बाकी बुक में जो भी पूछना है उसमें से पूछ लो, चलेगा। तो वो बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने इकोलॉजी से कुछ भी नहीं पूछा, बाकी उन्होंने जेनेटिक्स में से पूछा, फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछा, थोड़ा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूछा, डिजीज़ चैप्टर से पूछा, मिक्स करके मुझे 4-5 क्वेश्चंस पूछे, और फिर बस हमारा वाइवा भी ख़त्म हो गया। और क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछा थे, कुछ हार्ड भी नहीं था। अभी क्वेश्चंस मुझे इतने याद नहीं है, अगर याद होते तो मैं आपको बता देती, बस थोड़ा बहुत चैप्टर मुझे याद है कि हाँ ये हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन ज़रूर उन्होंने पूछा था। तो यही था मेरा बायोलॉजी प्रैक्टिकल का सिनेरियो, और तो कुछ खास हुआ नहीं था, और मेरी कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी वगैरह भी नहीं थी। तो आप भी ज़्यादा घबराओ मत, टेंशन मत करो, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे से होगा। आपको ये वीडियो देख के शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसा रहा मेरा प्रैक्टिकल, कैसा होता है वहाँ पे, क्या क्या होता है। अभी मुझे इतना याद भी नहीं है, पर मैंने बहुत कोशिश की याद करने की कि क्या क्या हुआ था उस दिन, और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे बताने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनसे भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि मैं मेरी बायोलॉजी प्रैक्टिकल का डे इसमें बता सकूँ। पता नहीं कितना हुआ है, लेकिन यही है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।